नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भूकंप की निगरानी करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था द नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट और ऑपरेशंस के डायरेक्टर डॉक्टर जे गौतम। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीनों में लगभग 14 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इनमें से 10 भूकंप के झटके 12 अप्रैल से 29 मई के बीच ही महसूस किए गए थे। बार बार ऐसा होना क्या संकेत देता है? अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या इंतजाम हैं। तो सरकारें भी इसके प्रति और प्रशासन भी इसके प्रति ऐसा लग रहा है कि अब चिंता कर रहा है। किस तरफ संकेत देते हैं ये बार बार आते हुए भूकंप के झटके? देखिए, भूकंप के जो झटके जो दिल्ली एनसीआर के आसपास जो आ रहे हैं, जी, वो उनका कारण है कि यहाँ पर दिल्ली के आसपास कुछ फॉल्ट लाइंस हैं। जी, फॉल्ट लाइंस जैसे कि जो रोहतक के आसपास अर्थक्वेक आ रहे जी, हैं। जी, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन है, उसके जी, अलोंग है। जो दूसरा ग्रेटर नोएडा में या हरियाणा बॉर्डर पे जो आया था, फरीदाबाद के बॉर्डर पे, जी, वो दिल्ली मथुरा फॉल्ट लाइन पे। ऐसे ही जी, दिल्ली रिच हरिद्वार है, दिल्ली हरिद्वार रिच, जिसके हम्म, जो एनसीटी दिल्ली में आए थे अर्थक्वेक। जी, तो जी, फॉल्ट लाइंस हैं दिल्ली के चारों तरफ, तो उसके कारण ये छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। जी। तो ये कितनी फॉल्ट लाइंस हैं करीब दिल्ली एनसीआर के आसपास, और क्या इनमें से कोई बड़ी फॉल्ट लाइन भी है या फिर किसी में जरूरत से ज्यादा आपको पिछले कुछ दिनों में हलचल देखने को मिली? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया है, ये तीनों फॉल्ट लाइंस पे हलचल ज़्यादा देखने को मिली है। इसके अलावा मुरादाबाद फॉल्ट भी है, एक दिल्ली सरगोदा रिज है, दिल्ली सरगोदा फॉल्ट लाइन है, जिसके थ्रू आने की आशंका रहती है हमेशा। लेकिन जी, फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन, एज़ यू नो, देयर इज़ नो साइंटिफिक टेक्निक to predict or forecast an earthquake with respect to space, time and magnitude. ओके, हम्म, तो ये संभव अभी तक नहीं हो पाया है। जी, जी, जी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बार बार छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, ये हाल ही में किसी या फिर नियर फ्यूचर में किसी बड़े भूकंप के आने के भी संकेत हो सकते हैं। देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने बताया, प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ा आने वाला है या नहीं आने वाला है। जी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई फोरकास्टिंग नहीं, पर्टिकुलरली। नहीं। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब एक बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद में कई छोटे छोटे भूकंप आते हैं। नहीं, क्या? देखिए, उसके पहले भी आ सकते हैं, उनको फोर शॉक्स बोलते हैं। हम्म, उसके बाद में भी आ सकते हैं, उनको आफ्टर शॉक्स बोलते हैं। हम्म, लेकिन ये नहीं हम बता सकते कि कल को बड़ा आएगा। सो जब बड़ा आएगा, उसके पहले के हम भूकंप को बाद में फोर शॉक्स कह देते हैं, और जो बाद में आते हैं उनको हम आफ्टर शॉक्स कह देते हैं। तो जी, लेकिन कोई बड़ा भूकंप आने आएगा, ये नहीं आएगा, इसकी फोरकास्ट या प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है अभी तक सटीक रूप से, कि कहाँ और कितना बड़ा और कब आएगा। जी। अगर सटीक रूप से इसकी फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, तभी भी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद क्योंकि बहुत धीरे धीरे जमीन के भीतर हलचल होती है टेक्टोनिक प्लेट्स में, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं निकट भविष्य की, जब हम इन सब चीजों के संदर्भ में बात करते हैं तो ये 5 दिन से लेके 5 साल से लेके और 50 साल तक की भी हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखिए, हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये जी, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, हम्म, जिस कारण हिमालय के किसी भी पार्ट में भूकंप आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। जी, लेकिन कहाँ, किस जगह, कितना बड़ा, कब आएगा, ये अभी तक हम नहीं बता सकते हैं, या कोई भी साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जी, 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 जी। और ये दिल्ली एनसीआर को ज़ोन 4 में रखा गया है और यहाँ जो ज़ोन 4 है, यहाँ भूकंप की तीव्रता कितनी खतरनाक हो सकती है
और इन जोन्स का बंटवारा कहा जाता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल है या जो इसमें फॉल्ट लाइंस है वो कितनी बड़ी है उसके हिसाब से होती है। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट के तौर पे आपसे पूछा जाए तो असल में ये जोन्स का बंटवारा कैसे होता है, किस आधार पे होता है, और दिल्ली में जोन 4 में होते हुए एक बड़े भूकंप का कितना खतरा बन जाता है? देखिए, जो जोन्स बताए आपने, सेस्मिक जोन, जैसे मैंने बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो जी। का जो जॉइंट जो है वो लगा के हिंदू कुश से और हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया अरुणाचल प्रदेश तक पूरा ये जो दोनों जो प्लेट्स हैं उनका हम्म, जॉइंट है। हम्म, तो उसके अलोंग तो बड़े-बड़े अर्थक्वेक आते ही हैं, तो उसी लिए पूरा हिमालय जोन आपने देखा होगा सेस्मिक जोनिंग मैप हमारा कि उसको 4 और जिन सेस्मिक जोनिंग 4 और 5 में इसको रखा गया है। जी। तो सही बात है कि इसके कई कारण होते हैं, कई मतलब क्राइटेरिया होते हैं कि किस आधार पर ये जो जोन बनाए गए हैं, तो उसके कई जो क्राइटेरिया होते हैं। जी। उनमें जी। से अर्थक्वेक्स भी होते हैं, फिर टेक्टोनिक फीचर्स भी होते हैं, तो इस तरह के कई फीचर्स मतलब जी, किस तरीके के टेक्टोनिक फीचर्स को ध्यान में रखा जाता है? जैसे मैंने बताया फॉल्ट लाइंस, जो मेन जी। फॉल्ट वगैरह या जो जॉइंट्स होती हैं फॉल्ट प्लेट्स के। लाइंस को हम अपने आम दर्शकों को किस तरीके से सामान्य भाषा में समझा सकते हैं? हाँ, फॉल्ट लाइन का मतलब ये है, देखिए एक बड़ी प्लेट, जैसे मैंने बताया बड़ी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के अंदर कुछ क्रैक्स, फिशर्स, जो दरारें इस तरह की जो होती हैं, जहाँ पे एक्टिविटी चलती रहती है, कभी भी होती रहती है, तो उनको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। जी, और ये दरारें किस कारण से आती हैं? ये दरारें देखिए नेचुरल है, ये जब अर्थ बनी होगी या उसके बाद भी बनती रहती है, जैसे खिसकती रहती हैं प्लेटें, उसके कारण कुछ हलचल उसमें होती रहती है, जी, एडजस्टमेंट। जी, जी। इन प्लेट्स के खिसकने का आम तौर पे क्या कारण होता है सर? देखिए, धरती के जो सॉलिड जो अपर लेवल जो है वो सॉलिड है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। हुँ, तो वो थिक प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हम बोलते हैं ना, वो एक जो मेंटल है, एक अपर मेंटल जो सेमी लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल है एक ले भाषा में, तो उसको उसके ऊपर वो प्लेट्स तैर रही है, फ्लोट हुँ, कर रही है। तो वो जी, फ्लोट करके कहीं वो दूर जा रही हैं, कहीं नजदीक आ रही हैं, कहीं, तो वो मूवमेंट होता रहता है उसके कारण। इसी मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक्स आते हैं। हुँ। तो ये कारण है इसका। जी, तो आपने बताया कि जो हमारी धरती है उसके भीतर एक जिसको बोलते हैं लावा, इसको कह हाँ, सकते हैं। तो हाँ, लावा के ऊपर वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक तरीके से तैरती रहती हैं और उनके इधर से उधर खिसकने के कारण है उनमें, हाँ। हलचल होती है और भूकंप आते हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि हिंद कुश के पास एक बड़ा केंद्र था भूकंप का जो खिसक कर फिलहाल भारत के और नजदीक आ गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे मैंने बताया, वो देखिए हिंदू कुश में अभी भी अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो हिंदू कुश में के शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लीनियर चीज नहीं है कि वहां से चला तो इधर इधर आ गया, इधर आ गया। ये तो इसकी फोरकास्ट या प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। ये तो जी। किसी आते ही रहते हैं हिमालय के। हुँ, 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 हुँ। लेकिन क्या पहले से अगर पिछले कुछ सालों में या 100 सालों में अगर या फिर कुछ 500 सालों में देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि वो भूकंप का जो केंद्र है वो भारत की तरफ थोड़ा बहुत खिसका है या फिर ये सब ऐसे ही कहा जा रहा है? वही कह रहा हूँ कि इसका इस ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि खिसक रहा है, कि इधर खिसक रहा है, कि हम लोग अच्छा। तो मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करके बताते हैं जल्दी से जल्दी कि जी। कहाँ आया, कितना बड़ा आया, कब आया। जी, जी, जी। तो इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है, ये सब कहने वाली बातें हैं जैसा आपने बताया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्योंकि दिसंबर में भी एक छोटा भूकंप आया था और फिर अभी फिलहाल में तो 14 भूकंप पिछले 2 महीनों के भीतर आ ही गए हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास। क्या हाल ही में कोई नई स्टडी शुरू की गई है, कोई नई साइंटिफिक रिसर्च शुरू की गई है
दिल्ली के आसपास या जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स पर रिसर्च के लिए? देखिए, हमारा जो दिल्ली के करीब 300 किलोमीटर रेडियस में ऑलरेडी हम 25 ऑब्जर्वेटरी हमारी चल रही है, जिनको हम मॉनिटरिंग तौर पे हम 24 आवर्स मॉनिटर करते हैं। जी। इसके अलावा हम और जो जहाँ पे ये एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उस पे और टेम्परेरी ऑब्जर्वेटरीज इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उसके बाद स्टडी करके फिर उसकी रिपोर्ट बनेगी, जो भी गवर्नमेंट करेंगे। जी 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 जी। तो नई ऑब्जर्वेटरीज बनने जा रही हैं और इस तरीके की गतिविधियों की निगरानी के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेंट्रल हिमालयन फुटहिल्स की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी बड़े बदलाव आने की आशंका जताई जा रही है। क्या दिल्ली एनसीआर में हिमालय की तरफ से भी भूकंप आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कौन-कौन से राज्य प्रभावित हो सकते हैं? जी, जैसे मैंने बताया, देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकराती, पूरा हिमालय जोन वो है। तो हिमालय में अगर बड़ा कोई अर्थक्वेक आता है तो डेफिनेटली दिल्ली में तो फील होगा ही होगा। और जी। अगर बड़ा भूकंप आया 200-250 किलोमीटर है, तो नुकसान की आशंका से भी इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसा तो देखा गया है जैसे भुज अर्थक्वेक में 250 किलोमीटर दूर अहमदाबाद है, वहां भी नुकसान हुआ था। तो इस तरह की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। जी जी। जो दिल्ली में इमारतें बनती हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये जानते हुए भी कि दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको लगता है दिल्ली का है, या फिर जो मकान बनाते हुए, अब तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने लगी हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हुए जो सावधानियां सेस्मिक प्लेट्स की हलचल को ध्यान में रखते हुए रखी जानी चाहिए, उनको कितनी गंभीरता से लिया जाता है? जो बिल्डिंग का नक्शा पास कराते हुए क्या सेस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट से किसी तरीके की मंजूरियां ली जाती हैं, या फिर क्या प्रावधान है इसको लेके? नहीं, देखिए, ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट अर्थक्वेक मॉनिटरिंग करना है, उसको इन्फॉर्मेशन पब्लिक को, मीडिया को, एनडीआरएफ, एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सब है। तो जो का क्या होना चाहिए, बिल्डिंग कोड्स बीआईएस बनाता है, उसको फॉलो करने का अथॉरिटी हमारे पास या इस तरह की गाइडलाइंस हमारे पास नहीं। जी जी जी, इस तरह की गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनके लिए आप कुछ सलाह देना चाहें कि किस तरीके की सावधानियां वो बरत सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये सलाह देना चाहूंगा, जो भी हमारे बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं, बीआईएस हमेशा उनको अपग्रेड भी करते रहते हैं। तो जोन के हिसाब से, सेस्मिक जोन 5 के हिसाब से अलग हैं, 4 के अलग हैं, 3 के अलग हैं, 2 के अलग हैं। तो जिस जोन में आप रहते हैं, उस हिसाब से आप उस बिल्डिंग कोड को फॉलो करते हुए आप अगर बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, इवन बड़े अर्थक्वेक्स में भी। जी तो और वही सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि आप देखिए, फोरकास्ट या प्रिडिक्शन पॉसिबल है नहीं अर्थक्वेक की। जी। और ये है कि अर्थक्वेक बड़ा आया और धरती फट गई, हम समा गए, ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक आता है, बिल्डिंग हिलती हैं, कमजोर बिल्डिंग गिरती हैं, उसके नीचे हम दबते हैं, उसके नीचे जनहानि होती है। तो अगर हमारी बिल्डिंग इस तरह की होंगी, मजबूत होंगी कि जो गिरे ही ना, तो उससे बचाव होगा ही होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ और कि जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये दिल्ली एनसीआर के आसपास की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ज़मीन के नीचे की, इनके हलचल से सबसे ज़्यादा नुकसान उन इलाकों को पहुँच सकता है जो कि यमुना के किनारे या फिर गंगा के किनारे हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी शायद कहते हैं उतनी मजबूत नहीं होती है इमारतों की नींव को थामने के लिए। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बात ज़रूर है, जहाँ पे ये लूज सैंड होती है, जिसको जमुना या गंगा की खादर बोलते हैं, तो उसमें सैंड होती है। तो सैंड जब हिलेगी, तो उसमें क्या होता है, एक लिक्विफैक्शन, एक प्रक्रिया होती है, जिससे कि पानी अलग हो जाता है, रेत बैठ जाता है हिल-हिल के, तो उस तरह से वो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। तो ये फैक्ट है। उसको जी। उसको वहाँ पे दूसरे तरीके से बिल्डिंग कोड के हिसाब से ही बनाना चाहिए। अभी 29 मई को रोहतक में 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया, जबकि दिल्ली में जो 1960 में 4.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, उसमें दिल्ली की लगभग 75% इमारतें हिल गई थी, और यहाँ तक कि लाल किला
और राष्ट्रपति भवन को भी नुकसान हुआ था। कई लोग घायल भी हो गए थे। ऐसे में लोगों में एक डर बैठ गया है कि लगातार दिल्ली एनसीआर में आने वाले भूकंपों की तीव्रता बढ़ती जा रही है, तो कहीं दोबारा ऐसा देखने को ना मिले। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूकंप तो आएंगे, नेचुरल प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। फोरकास्ट या प्रेडिक्शन पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स ही लेने हैं। सबसे जी पहले तो जैसे मैं बता रहा था कि बिल्डिंग ऐसी बनानी चाहिए जो ना गिरे। लेकिन अगर आप बिल्डिंग बनी हुई है उसको रेट्रोफिटिंग, एक आजकल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मामला है, वो कुछ बताते हैं कैसे उसको रेट्रोफिट किया जाए। मतलब उसको खड़ी बिल्डिंग को ही मजबूत बना देते हैं, उस हिसाब से वो गिरे ना। तीसरी चीज ये है कि अगर आप इस सिंगल स्टोरी में हैं या ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो सबसे पहले आप अपने को बचाने के लिए खुले मैदान में या खुली रोड पर चले जाएं, जी अगर पॉसिबल है तो। और जी अदरवाइज अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं तो किसी कॉर्नर में या पिलर्स के साथ आप अपने को खड़ा करके और अपने सिर को पिलो या किसी ऐसी चीज से कवर करके आप खड़े हो सकते हैं, जिससे कि कोई बिलोंगिंग्स गिरे आपके ऊपर, हेड जो है वो बचा रहे इंजरी से। जी और या फिर हार्ड टेबल के नीचे, हार्ड बेड के नीचे अपने को बचा सकते हैं। इस तरह की सावधानी आप बरत सकते हैं। और दूसरा है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको एनडीए हमारे एक अथॉरिटी है, वो एजुकेट करते रहते हैं लोगों को, मॉक ड्रिल भी करते हैं वो लोग, बताते हैं किस तरह से अर्थक्वेक को फेस करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या करना चाहिए, आफ्टर अर्थक्वेक क्या करना चाहिए। वो हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जी जी गाइड। जी। तो इस तो तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आप फर्स्ट एड किट रखिए, आप अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स, एक टॉर्च होना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं छोटी छोटी, जो आप अपने हिसाब से आप कभी भी तैयार रह सकते हैं उसके लिए। जी, अब वही आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि भूकंप से बचने के लिए कुछ इमरजेंसी किट्स आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये इमरजेंसी किट्स में आपने बताया टॉर्च होनी चाहिए या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, या फिर और भी कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स या फिर कुछ और सामान उसमें होना चाहिए? इस तरह की चीजें आप जो इमरजेंसी में, जैसे मान लिया अगर अर्थक्वेक आ जाता है बड़ा, तो उसमें क्या होता है कि आपकी लाइट भी चली जाएगी, फोन काम नहीं करेंगे, और आपको खाने पीने की दिक्कत भी होगी, क्योंकि आप कहीं ऐसी जगह फंस जाएंगे जहाँ पे कुछ भी मूवमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की सावधानी आप रख सकते हैं, या प्रिकॉशनरी मेजर्स रख सकते हैं, तैयारी रख सकते हैं। जी जी जी। इसके इन आपने बताया कि आपकी वेबसाइट पे कुछ जानकारियां दी गई हैं इसको लेके। उनमें से कुछ जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अर्थक्वेक से पहले एक किट, जैसे मैंने बताया, वो रखिए। अर्थक्वेक के दौरान आप अपने को सेव करने के लिए बाहर निकल जाइए, या कॉर्नर में खड़े हो जाइए, या टेबल के नीचे। उस अर्थक्वेक, बड़े अर्थक्वेक के बाद आप जिन मकानों में दरारें पड़ गई हैं या गिरने लायक हो गए हैं, उनमें दोबारा मत जाइए। और समय समय पर गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दें, उनको फॉलो करें। जी आप रेडियो भी रख सकते हैं यहाँ, ट्रांजिस्टर जो रेडियो होती हैं उसमें भी जगह, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक ही जरिया रह जाता है, फिर तभी कुछ खत्म हो जाएगा तो हो जाता है बड़े अर्थक्वेक्स में। तो आपके पास रेडियो एक जरिया होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट कोई भी आपको सलाह दे सकती है। सूचना दे सकती है या सलाह दे सकती है। जी। ये आपने बताया कि दिल्ली हरिद्वार रिज और दिल्ली सरगोधा रिज पे भी कुछ फॉल्ट लाइंस हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं, कई इस तरीके की जानकारी आती है कि 8.5 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। तो ये क्या, इसमें कितनी सच्चाई है और इसको कैसे नापा जाता है? जी, जैसे मैंने बताया, इसकी फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो ऐसा देयर इज नो एनी साइंटिफिक टेक्निक टू प्रिडिक्ट जी और forecast an earthquake. So with respect to space, time and magnitude, कितने मैग्नीट्यूड का कहाँ आएगा और कब आएगा, जी तो ये जी जी।
कोई नहीं बता सकता। अदरवाइज तो जो प्रिडिक्शन आप कह रहे हैं उस तरह की प्रिडिक्शन तो हमारा जो जोनिंग मैप है ये भी उस तरह का ही है। अब जोन 4 जोन 5 में ज्यादा मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जोन 3 कम है, जोन 2 लीस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है इंडिया को। जी 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 जी। तो कितने साल बाद आएगा, कहाँ आएगा, ये कितना बड़ा आएगा, ये कोई नहीं बता, कोई नहीं बता सकता है। तो स्टडी कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट लोग उसको क्लेम करते हैं, लेकिन एज पर अभी की नॉलेज के हिसाब से इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉसिबिलिटी नहीं है फोरकास्टिंग। जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि फोरकास्टिंग आमतौर पर पॉसिबल नहीं होती है भूकंप की। और ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं ये कब आएंगे, कितने बड़े आएंगे और कहाँ आएंगे, इनके अभी तक कोई ऐसी टेक्निक इसकी फोरकास्टिंग की बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये इंडिया में ही अवेलेबल नहीं है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल नहीं है? वर्ल्ड नहीं है। आप देखिए ना, वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं, कितने लोग मरते हैं। चाइना अर्थक्वेक आए पीछे, कितना कई साल अभी कुछ साल पहले आया था, कितने लोग मर गए। हयाती में आया था, वो मर गए। ऐसी पेरू में आते रहते हैं, जापान में आते रहते हैं। तो वो लोग देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स ही इसका एक तरीका है। अदरवाइज तो अगर मान लिया आपको पता चल भी जाए कि कब आएगा, यानी कल को कोई एक तो सटीक रूप से पता नहीं चल सकता है कि जैसे मैं बोलूं कि कल शाम को 4 बजे दिल्ली एनसीआर में 7 का अर्थक्वेक आएगा, 6 का अर्थक्वेक आएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। और अगर आपने बता भी दिया, मान लिया कहीं फ्यूचर में कहीं हो भी गया, तब भी आपको सेव तो आपकी बिल्डिंग्स ही करेंगी ना। आप नहीं है कि कल अर्थक्वेक आ गया तो आप पूरी दिल्ली को खाली कर दो, चलो 24 घंटे के लिए। हो सकता है पॉसिबल, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है सर। जी जी। तो सबसे जो सावधानी, जो सबसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, आफ्टर अर्थक्वेक और बिफोर अर्थक्वेक कुछ सावधानियां हैं जो उनको बरत के हम लोग पैनिक ना होके सावधानी ही इसका एक उपाय है। डॉक्टर गौतम से आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि सरकारें किस तरीके से भूमिका निभा सकती हैं, और सरकार क्या जैसे हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है दिल्ली सरकार से कि क्या तैयारियां हैं आपकी, तो सरकारें अपने स्तर पर क्या तैयारी कर सकती हैं? देखिए, जहां तक सरकार का, हम भी सरकार का पार्टी है, हम देखिए मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करके उसको राउंड द क्लॉक हम मॉनिटरिंग करते हैं, और पब्लिक को, मीडिया और यस मैनेजमेंट अथॉरिटीज, एनडीआरएफ, एनडीएमए, जैसे मैंने बताया, सबको हम बताते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम अब जैसे मैंने बताया कि और माइन्यूटली इसको स्टडी करने के लिए कुछ टेम्परेरी ऑब्जर्वेटरीज लगा के और स्टडी करी जाएगी, फिर उसकी रिपोर्ट बनेगी। दूसरी तरह से दूसरी कुछ अथॉरिटीज हैं जो लोगों को एजुकेट करती हैं, मॉक ड्रिल्स करती हैं, इस तरह की एनडीए में हमारी है, या स्टेट अथॉरिटीज हैं, वो सब इस तरह के प्रोग्राम्स करती हैं और लोगों को बताती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय समय पर। इस तरह के चलता रहता है। जी जी जी। डॉक्टर जेएल गौतम, एशिया में हिंदी से बातचीत के लिए हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी जो सिस्मोलॉजिकल सेंटर के ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जेएल गौतम, उन्होंने कहा कि कोई अर्थक्वेक्स को लेके बहुत स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस के कोई एक पैमाने तय नहीं किए जा सके हैं। हाँ, बार बार ज़मीन में होती हुई हलचल ये कहती है कि शायद कुछ बदलाव जमीन के भीतर हो सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में, लेकिन इसको लेके कोई सटीक प्रेडिक्शंस नहीं किए जा सकते हैं। और समझदारी इसी में है कि आप अपना बचाव अपने आप रखें। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि इस बातचीत को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भूकंप को लेके एक चिंता या तनाव या डर लोगों के भीतर है कुछ समय से, जो ये छोटे छोटे भूकंप के झटके आ रहे हैं इसकी वजह से, उसको थोड़ी स्पष्टता मिल सके। और जो असल में बदलाव हैं
जमीन के भीतर के, और ये भूकंप आते कैसे हैं और किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स धरती पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, इस बारे में उनको जानकारी मिल सके। हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देश और दुनिया की जानकारी के लिए। आप बने रहिए एशियावेल हिंदी के साथ। नमस्कार।